हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा था कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, और टिश्यू होता क्या है। टिश्यू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था कि कौन से साइंटिस्ट ने किस टिश्यू के बारे में हमें बताया था, किस टिश्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो फर्स्ट टिश्यू होता है, उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सिंपल एपिथेलियम ख़त्म कर लिया था, कवर कर लिया था। और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, और अगर वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो शायद इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा आगे का। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि हमने हमारे एपिथेलियम टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया था। देखिए, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर और फोर्थ होता है न्यूरल। ठीक है, तो ये 4 तरह के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब टिश्यू क्या होता है इस बारे में आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद में हमने इनमें से इन चारों में से भी फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ना था, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कॉमन उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि वो हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है, स्किन में भी वो प्रेजेंट होता है, जनरल आइडिया ले लिया था। अब उसके बाद में हमने एपिथेलियल टिश्यू को भी फर्दर क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरीज़ में, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ थी, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने बात की थी कि उस टाइप ऑफ टिश्यू की जिसमें हमारे टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, और जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट थी, उसको हमने कहा था सिंपल एपिथेलियम। मतलब एक लेयर से बने हुए जो टिश्यू थे उनको हमने कहा था सिंपल एपिथेलियम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारी लेयर से जो हमारे टिश्यू बना हुआ था, उसको हमने कहा कंपाउंड एपिथेलियम। और फिर सिंपल एपिथेलियम को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था कुछ कैटेगरीज में, जैसे उनकी शेप्स के बेसिस पे कि उनके जो सेल्स हैं उसकी शेप कैसी है, उस बेसिस पे हमने उन्हें क्लासिफाई किया था। जिसमें हमने देखा था स्क्वैमस वाला एक था, उसकी शेप कैसी थी, टाइल लाइक सेल्स थी, जैसे कि फ्लोर टाइल्स होती है हमारे घर में, उस टाइप ऑफ उस तरह की शेप थी वो, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स की। फिर उसके बाद में देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स थी, क्यूब शेप्ड सेल्स थी। उसके बाद में ऐसे ही कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार पिलर लाइक सेल्स होते हैं वहाँ पे। फिर हमने सीलिया के बेसिस पे उन्हें सब डिवाइड किया था, जैसे कि अगर कॉलमनार एपिथेलियम के पास में सीलिया प्रेजेंट है तो हमने कहा सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के पास में सीलिया प्रेजेंट है तो हमने कहा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस तरीके से हमने हमारे सिंपल एपिथेलियम को कवर कर लिया था कल के वीडियो में, कल के पार्ट में। अब हम आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कंपाउंड एपिथेलियम हम उस एपिथेलियम टिश्यू को कहते हैं जिसमें जो काफ़ी सारी लेयर्स से मिलके बना होता है। जैसे कि मैंने कल भी समझाया था कि जितनी ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी ना, उतना एक्सचेंज में हमें डिफ़िकल्टी आएगी। मतलब कुछ भी चीज़ का अगर हमें एक्सचेंज करना है या फिर पास करना है, तो अगर पतली से पतली लेयर हो तो उतनी ज़्यादा जल्दी एक्सचेंज होता है, और वहीं पे अगर बहुत सारे लेयर्स हो तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो अब वैसे ही काम होगा यहाँ पे, इनका फंक्शन वगैरह और लोकेशन उस बेसिस पे देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम, जैसे कि भी मैंने बताया कि ये मल्टी लेयर्ड होता है, एक से ज़्यादा लेयर से मिलके बना होता है ये वाला टिश्यू, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए प्रोटेक्शन कैसे है। हमने सिंपल एपिथेलियम में देखा था कि उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। सिंगल लेयर प्रेजेंट है यानी कि अगर हमें कुछ चीज़ को पास करवाना है, मतलब किसी चीज़ का हमें एक्सचेंज करवाना है, तो वो उस चीज़ में हेल्प करेगा। क्योंकि एक सिंगल लेयर में क्या होगा कि जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी और उतनी ही आसानी से हमारी चीज़ें पास कर पाएंगी। अब अगर बहुत सारी लेयर्स हैं तो उसका क्या काम होगा,
वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होगी। अगर हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या एक पतली सी लेयर लगाएंगे या फिर बहुत सारी चीज़ों से उसे ढकेंगे? ऑफ कोर्स हम उसे बहुत सारी चीज़ों से ढकेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब विंटर्स में क्या करते हैं, बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों क्यों पहनते हैं? कि हम अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट ही तो कर रहे होते हैं बाहर की इन्वायरमेंट से। विंटर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विंड वगैरह चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस विंड वगैरह उस सर्दी से बचने के लिए तो इतने सारे कपड़े पहनते हैं। अब क्या हम ऐसा करेंगे कि विंटर सीज़न में जैन का महीना चल रहा हो, दिसंबर जैन का, और हम क्या एक पतली सी टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं? नहीं नहीं ना। उसी तरीके से हम क्या, अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम बहुत सारी लेयर्स पहनते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं भाई। अंदर गर्म इनर पहनते हैं, एंड देन उसके बाद में जैकेट्स, स्वेटर, सॉक्स वगैरह सब कुछ कवर करके रखते हैं। मतलब बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है उस टाइम पे हमारे ऊपर। तो हम वो किस लिए करते हैं? ताकि हम बाहर के इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। वैसे इसी तरीके से जो ये मल्टी लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। अब इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी स्ट्रैटिफाइड, और दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में ट्रांजिशनल। अब उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम को हमने दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ जाती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, और दूसरी आ जाती है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अब जैसा कि हमने सीलिया वाले उसमें देखा था कि अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो हम कह रहे थे सिलिएटेड क्यूबॉइडल। उसी तरीके से अगर स्क्वैमस शेप वाले जो सेल्स थे या टिश्यू, अगर स्क्वैमस एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड हुआ तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, और वहीं पे अगर हमारा क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड हुआ तो हम कह देते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है। अब उसके बाद में जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है उसको हमने दोबारा से फर्दर क्लासीफाई किया है दो कैटेगरीज में। सबसे पहले केराटिनाइज्ड और दूसरी होती है नॉन केराटिनाइज्ड। नाम से ही पता लग रहा है जिसके पास में केराटिन प्रेजेंट होगा उसको हम कह रहे हैं केराटिनाइज्ड। केराटिन के बारे में सबने ही सुना होगा, और जैसे कि शैम्पूज़ वगैरह के एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं ये चीज़। वहाँ पे क्या होता है, जैसे टीवी वगैरह में शैम्पू वगैरह की जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो बोलते हैं कि कैरेटिन प्रेजेंट है इस शैम्पू में। तो वो किस लिए कहते हैं? कैरेटिन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैरेटिन ना स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं मॉइस्चराइज रखता है हमारे हेयर्स को, और इसलिए कुछ लोग सैलून वगैरह में जाके कैरेटिन ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। तो केराटिन का थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजिंग उससे थोड़ा लिंक है, मॉइस्चराइजेशन से थोड़ा लिंक है केराटिन का। अब उसके बाद में जो केराटिनाइज्ड होंगे उनके पास में केराटिन प्रेजेंट होगा, और जो नॉन केराटिनाइज्ड होंगे उनके पास में केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा। जिनके पास में केराटिन प्रेजेंट होता है वो ड्राई होते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जो ड्राई रहती है? स्किन है। अब स्किन ड्राई तो है, मॉइस्चराइज थोड़ी ना है, तभी तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है अपनी स्किन पे। स्किन ड्राई होती है। और नॉन केराटिनाइज्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेट रहते हैं। अब हमारी बॉडी में वेट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? आइज़ वेट होती हैं भाई, तभी तो टीयर्स वगैरह भी आते हैं। उसके बाद में बकल कैविटी के बारे में हम डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। बकल कैविटी यार मतलब जिसे हम माउथ कह रहे हैं ना, अभी उसी को ही बकल कैविटी समझ सकते हैं। तो वो क्या वेट एरिया ही तो है। फेरिंग्स, उसके बाद में 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम ये। ठीक है। वेजाइना और एनस ये वेट पार्ट है और इसलिए ही नॉन केराटिनाइज्ड हुई है। अब उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं जो थी ट्रांजिशनल। अब हम ट्रांजिशनल देख लेते हैं। ट्रांजिशनल वाले में क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल, जैसे कि ट्रांजिशन के बारे में हम जैसे टिकटॉक वगैरह पे जब वीडियोस वगैरह बनती हैं, या मतलब यूट्यूब वगैरह पे लोग वीडियोस डालते हैं शॉर्ट्स वगैरह,
तो उसमें देखा होगा कि एक तरह की वीडियो ऐसी बनती थी जिसमें वो ट्रांजिशन करते थे, मतलब तब मैंने जो वीडियोस देखी है उसमें तो ट्रांजिशन ऐसे कुछ लोग मेकअप ट्रांजिशन के डालते हैं कि मतलब एकदम से आप सर्च कर सकते हैं ट्रांजिशन इन वीडियो, मेकअप ट्रांजिशन वगैरह। तो उसमें क्या हो रहा है, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मेकअप की वीडियो डाल रहा है, पहले मेकअप नहीं किया होगा, उसके बाद में एकदम से जब मेकअप किया उसकी वीडियो डाल दी, मतलब लाइक एडिट करके, तो वो क्या हो गया, ट्रांजिशन आ गई। ऐसे कुछ लोग अलग अलग कपड़े पहन के वीडियो डालते रहते हैं, ऐसे मतलब अलग अलग से लाइक एक्शन करके, ऐसे किया कपड़े चेंज, ऐसे किया कपड़े चेंज, लेकिन वो तो वीडियो को एडिट करते। तो ट्रांजिशन का थोड़ा थोड़ा मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करते रहना, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। ये वाला जो एपिथेलियम है ये क्या करेगा, अपनी ना थोड़े से अपनी जो फंक्शंस हैं या कह सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है। अब जैसे कि, और ये जो होते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे, थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे नहीं तो कैसे अपने आप को चेंज करेंगे, एक जगह रहेंगे तो फिर चेंज थोड़ी ना कर पाएंगे अपने आप को। अब हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा एरिया है जो थोड़ा चेंज होता रहता है? क्या स्टमक होता है? स्टमक हमेशा हर टाइम पे एक जैसा ही रहेगा। क्या हार्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है? पंप होता है, लेकिन वो चेंज थोड़ी ना होता है। नहीं। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम सभी ने सुना है। वहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तभी तो यूरिन पास होएगा, उसके बाद में रिलैक्स कर जाता है हमारा ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन शो कर रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम में रखते हैं। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में कि 4 to 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बेसमेंट की मेम्ब्रेन क्या होती है, ये मैंने कल बताया था, आप वो देख सकते हैं वीडियो। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एपिथेलियम टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होती है। और इस मेम्ब्रेन के बारे में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी कि ये नॉन सेलुलर होती है और वेस्कुलर होती है। और ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मतलब दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सबसे पहले होता है हमारा लेमिला, बेसमेंट लेमिला, और दूसरा आता है रेटिकुलर लेमिला, ठीक है। तो जो बेसमेंट लेमिला था उसमें हमने देखा था कि वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई थी। वहीं पे जो रेटिकुलर वाला रीजन था उसमें क्या था, रेटिकुलर और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट थे। तो अगर किसी को वो चीज़ देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्स के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा कि ग्लैंड्स सिक्रेशन करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्लैंडुलर जो हमारे सेल्स ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब इस चीज़ के बारे में तो हमें क्लियर ही होगा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जिनके पास में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स, ठीक है, इसको हम म्यूकोसाइट भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं मल्टीसेलुलर, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें से एक हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब हमने जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सिक्रेशन को ब्लड में पोर कर देते हैं। अब देखिए दो तरह के ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। एक ऐसे होते हैं, लाइक मान लीजिए ये हमारा ग्लैंड है, ठीक है, ये जो ऐसे करके बनाया यहाँ पे ग्लैंड है, और इसके ना यहाँ पे सीक्रेशन है। ऑफ कोर्स ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, इनका यही तो फंक्शन होता है। तो मान लीजिए इसकी सीक्रेशन है, ठीक है, और ये है ब्लड वेसल, ये है हमारी ब्लड वेसल ब्लड वेसल है। तो ये क्या करेंगे कि जो इनकी सीक्रेशन है ना उसको ब्लड वेसल में पोर कर देंगे, यानी कि ब्लड में पोर कर देंगे। और फिर ब्लड तो सब जगह पहुंचता है हमारी बॉडी में, और अगर जैसे कि ये वैसे हम न्यूरल वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ये ग्लैंड्स हैं ये अपनी सिक्रेशन को पोर कर देते हैं ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड है,
और ब्लड जाता है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। तो इस सीक्रेशन को जहाँ पहुँचना है, मतलब मान लीजिए सीक्रेशन कुछ ऐसी है कि इसको जाना है लीवर में, तो ये जब ब्लड लीवर तक पहुँचेगा ना, तो लीवर के पास में ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सीक्रेशन को मतलब अपने अंदर ले लेंगे, या कह सकते हैं कि अपने पास ले लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन बात यहाँ पे हमें ये समझनी है कि जो हमारे एंडोक्राइन वाले ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो सीक्रेशन है उसको सीधा ब्लड में पोर कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लड में पोर कर देते हैं तो अब जैसे कि मान लीजिए लीवर के पास में जाने था ये जो सीक्रेशन है, तो इस सीक्रेशन का टारगेट क्या था, लीवर, ठीक है। टारगेट पॉइंट इस सीक्रेशन का क्या था, लीवर, क्योंकि इसे लीवर में ही जाना था। तो ये लीवर से दूर है ना, तभी तो ब्लड के उससे जा रहा है, पास में होता तो ऐसे ही चले जाता। तो ये जो इसका टारगेट पॉइंट होता है वो थोड़ा इनसे दूर होता है। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से आ गए, हॉर्मोन्स, जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो ऐसे ही सीक्रेट होते हैं, मतलब वो एंडोक्राइन होते हैं, मतलब कि वो पहले ब्लड में सिक्रीशन करते हैं, उसके बाद में हमारी बॉडी में आते हैं, मतलब हमारी बॉडी में अपनी टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। और हॉर्मोन्स में पिट्यूटरी हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थाइमस, ठीक है, ये सब आ गए। अब उसी के जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन वाले क्या करते हैं, ये डक्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब सीधा जहाँ पे पहुँचना होता है वहीं पहुँचते हैं, और इनका टारगेट वही पास में ही होगा इनके, ठीक है, ग्लैंड्स के नियर ही होगा, तो कह सकते हैं नियर टू ग्लैंड्स टारगेट पॉइंट जो होता है। अब इनकी सिक्रीशंस क्या क्या होती हैं, एंजाइम्स हो गए, सलाइवा हो गया, टीयर और एसिड्स हो गए, ठीक है। और जैसे कि टीयर ग्लैंड्स एग्जांपल हो गया, टीयर, भाई टीयर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं, तो टीयर कौन प्रोड्यूस करता है, टीयर ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब आ गए। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनके शेप्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने इन्हें ऐसे क्लासीफाई किया। पहले आ जाता है ट्यूबुलर, अगर ट्यूब शेप ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हमें ट्यूब देखने को मिल रही है, तो इसको हम कह देते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रिप्स और फ्लेवर कर्न, ठीक है। उसके बाद में कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब तो हम सबको पता है, ऐसे कॉइल्ड कॉइल्ड कॉइल्ड, तो ये कॉइल्ड सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कह देते हैं कॉइल्ड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, स्वेट ग्लैंड, स्वेट का मतलब पसीना, जहाँ पसीने वाली ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं कॉइल्ड ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें इस शेप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो वो इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे ही एल्वियोलर ग्लैंड जो मैंने बनाया था वो कौन सा हुआ, फिर एल्वियोलर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड इस तरीके के होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड ना ऑयल वगैरह सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं ये अपनी सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तभी बार बार ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अभी हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू था वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं पूरे एपिथेलियम टिश्यू को। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होता है, मैं शुरू से बताती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे पहले डेवलप होता है, ठीक है। और अगर डिटेल में इन पॉइंट्स को पढ़ना है तो आप कल वाली वीडियो देखिए, बट अभी मैं रिवाइज करवा रही हूँ जस्ट। तो एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे पहले डेवलप होता है। एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होता है जो तीनों जर्म लेयर से ड्राइव हो सकता है या ओरिजिनेट हो सकता है। और वो कौन सी 3 लेयर्स हैं, वो होती है हमारी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो तीनों लेयर से ड्राइव हो सकता है। उसके बाद में ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी रीजनरेशन पावर काफ़ी हाई होती है। इसी वजह से तो जब हमारी स्किन वगैरह में चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम न्यूरल टिश्यू के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी रीजनरेशन पावर बिल्कुल बहुत ही मतलब ना के बराबर होती है।
तभी तो हम कहते हैं कि अगर सर पे चोट लग गई, दिमाग पे चोट लग गई तो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रीजनरेशन पावर काफ़ी कम होती है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू की जो रीजनरेशन पावर होती है वो काफ़ी हाई होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है। वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन क्या है? तो इसका बेसिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। अब उसके बाद में हमने जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में हमने किस बेस पे इन्हें डिवाइड किया? नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड किया। अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो हम इसे कह देते हैं सिंपल एपिथेलियम। वहीं पे अगर काफ़ी सारे लेयर्स प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कह देते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को भी हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले उनके जो सेल्स हैं उनकी शेप के बेसिस पे, सेल्स की शेप के बेसिस पे। अगर टाइल लाइक सेल्स हैं, मतलब अगर फ्लोर टाइल जैसे सेल्स हैं, तो हम उसको कह देते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। वहीं पे अगर क्यूब शेप सेल्स है तो हम कह देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर पिलर लाइक सेल्स है तो हम कह देते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। फिर हमने उन्हें क्लासिफाई किया सीलिया के बेसिस पे। अगर कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो हम कह देते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। वहीं पे अगर क्यूबॉइडल सेल्स पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो हम कह देते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी तरीके से कुछ होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। उसमें क्या होता है कि वो मल्टी लेयर तो नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो उनके पास में काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं। एक आ जाते हैं हमारे पास में नॉन सिलिएटेड में यूरेथ्रा आ जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसके बाद में हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की। उसके बाद में कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में तो हमने आज ही पढ़ा है अच्छे से। कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये इसके पास में बहुत सारी लेयर्स होती है तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो था इन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया कंपाउंड वाले को। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड और दूसरी ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड वाले को भी हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड वो वाली थी जिनके पास में केराटिन प्रेजेंट था, नॉन केराटिनाइज्ड वो थी जिनके पास में केराटिन प्रेजेंट नहीं था। अब जहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होता है वो जगह ड्राई होती है, जैसे कि हमारी स्किन, और जहाँ पे केराटिन प्रेजेंट नहीं होता यानी कि नॉन केराटिनाइज्ड वो जगह वेट होती है, जैसे कि हमारी बकल कैविटी, 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस, वेजाइना, एनस एंड फेरिंग्स, और उसके बाद में एक और जगह होती है आइज, ठीक है। तो ये हो गई हमारे वेट एरिया जिसे हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। फिर उसके बाद में हमने एक कैटेगरी देखी ट्रांजिशनल वाली। ट्रांजिशनल में क्या होता है कि अपनी शेप या कह सकते हैं स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। इसका एग्जांपल इसमें हम कह सकते हैं कि आ सकता है हमारा ब्लैडर आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब उसके बाद में हमने फिर देखे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी 2 तरह के थे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो वाले थे जिसमें वो अपनी सिक्रेशन को सीधा अपने टारगेट पे लाइक रिलीज़ करते हैं, और ये जो होते हैं ये अपने टारगेट के काफ़ी पास होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन वाले की, तो ये अपने टारगेट पॉइंट से काफ़ी दूर होता है, और कह सकते हैं अपनी सिक्रेशन को ये पहले ब्लड वेसल में पोर करता है और फिर ब्लड से वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। फिर उसके बाद में हमने जो हमारे ग्लैंड्स थे उनकी शेप के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया। ट्यूबुलर, अगर ट्यूब शेप है ग्लैंड तो उसको कहते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड। उसके बाद में ऐसे ही हमने अपने ग्लैंड्स की शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किया ग्लैंड्स को। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू करने वाले हैं। If you like the video then please press the like button, and if you can then please subscribe my YouTube channel, and also you can share the video with your friends.
एंड यस, थैंक यू सो मच।